नमस्ते स्टूडेंट्स। देखो लास्ट वीडियो में कल अपन ने पढ़ा था परागण के प्रकार पढ़ लिए थे। परागण के प्रकार के बारे में अपन ने पढ़ा था कि परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और एक परपरागण। स्वपरागण भी दो प्रकार का पढ़ा था, पर ने कौन कौन सा पढ़ा था? संयुग्मन और समजात परागण। इनके बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था। देखो आज अपन पढ़ेंगे जो स्वपरागण जो होता है, उस स्वपरागण के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं उन पौधों में कौन सी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, कौन से अनुकूल लक्षण होते हैं, कारक होते हैं जो मतलब स्वपरागण के लिए उनको प्रेरित करते हैं ताकि उनमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाए। पहली बात तो देखो कि स्वपरागण के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कल, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्वपरागण होता है क्या। देखो स्वपरागण, स्व का अर्थ होता है खुद और परागण, परागण का मतलब तो आप समझते ही हो कि पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र पे चले जाए, वो क्रिया क्या है? परागण है। अब स्वपरागण की बात करें तो स्वपरागण का मतलब है कि कोई पुष्प है, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की क्या वर्तिकाग्र पे गिर जाए, या फिर एक पुष्प के परागकण उसी पौधे की वर्तिकाग्र पे गिर जाए, तो वो क्या होगा? स्वपरागण होगा। समझ गए मेरी बात? तो स्वपरागण किसे कहेंगे कि ये कोई पुष्प है, ये कोई पुष्प है, इस प्रकार से, और ये कोई दूसरा पुष्प है, ये कोई दूसरा पुष्प है, और ये दोनों जो पुष्प हैं वो एक ही पौधे पे लगे हुए हैं। ये दोनों पुष्प एक ही पौधे पे लगे हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये दो पुष्प दोनों एक ही पौधे पे लगे हुए, तो इस पुष्प के यहाँ से परागकण निकल के इसकी वर्तिकाग्र पे गिर जाए, या फिर यहाँ से निकलकर इसी पौधे की दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाए, तो वो क्या होगा? स्वपरागण होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अपन सीधा बोले कि ये कोई फूल है, अपन मारवाड़ी भाषा में बोले कि ये कोई फूल है, इस फूल के परागकण इसी फूल की वर्तिकाग्र पे गिर जाए, या फिर कोई दूसरा फूल है की वर्तिकाग्र पे गिर जाए, तो वो क्या कहलावा? स्वपरागण कहलावा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आप सीधा के बोला कि स्वपरागण क्या है, तो आप लिखोगे कैसे? तो आप ऐसे लिखोगे कि स्वपरागण एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाए, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाए, तो वो क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब देखो कि स्वपरागण जो होता है उस स्वपरागण के लिए कुछ क्या होती है? अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिन कंडीशंस के अंदर स्वपरागण की क्रिया क्या हो सकती है, आसानी से हो सकती है। तो वो देखो कंडीशन कौन सी है। तो कंडीशन की बात करें कि स्वपरागण के लिए अनुकूल है, वही युक्तियां। तो स्वपरागण के लिए कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां होती है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वपरागण के लिए कोई भी दो बिंदु लिखिए, अनुकूल परिस्थितियों के लिए कोई भी दो युक्तियों के बारे में लिखिए, तो आप कौन कौन से पॉइंट दोगे? एक देखो, पहली बात तो ये होती है कि एक होती है उभयलिंगता। उभयलिंगता देखो अपन ने जैसे ही ये फ्लोर वाले चैप्टर स्टार्ट किए थे उस समय पढ़ा था कि उभयलिंग किसको बोलते हैं कि एक पुष्प के अंदर नर जनन अंग भी हो और मादा जनन अंग भी हो, तो वो पुष्प क्या कहलाएगा? द्विलिंगी कहलाएगा। एक कोई पौधा है, उसी पौधे पे नर पुष्प भी हो और मादा पुष्प भी हो, तो वो पौधा क्या कहलाएगा? उभयलिंगाश्रयी कहलाएगा। पढ़ा होगा आपने कि उभयलिंगी होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? उभयलिंगी बोलेंगे। उभयलिंगी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बाइसेक्सुअलिटी। क्या बोलते हो? बाइसेक्सुअलिटी। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी।
इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी। देखो आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनके इंग्लिश वर्ड भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ पॉइंट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके जो इंग्लिश वाले जो वर्ड होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी मान लो बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछे कि उभयलिंगता किसे कहते हैं, उभयलिंगता क्या है, या फिर ये वाला वर्ड ना दे के आपको दे दिए बाइसेक्सुअलिटी क्या है, फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि हमारे वाले सर ने तो हमें बाइसेक्सुअलिटी के बारे में बताया ही नहीं है। मतलब इसी का इंग्लिश वर्ड होता है। और जो भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड होंगे उन इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, हर एक इंग्लिश वर्ड में आपको बताऊंगा कि ये देखो स्वपरागण के लिए जो अनुकूल जो कंडीशंस होती है वो कौन कौन सी है। देखो हम मुख्य 3 कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात होती है कि उभयलिंगता है बाइसेक्सुअलिटी। दूसरा होता है समकाल पक्वता, समकाल पक्वता, कैसे हम होमोगेमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोगेमी। एक होती है अनोन्मिल्यता, अनोन्मिल्यता क्या होती है? अनोन्मिल्यता। तो इन 3 पॉइंट के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक होती है उभयलिंगता बाइसेक्सुअलिटी, एक होती है समकाल पक्वता होमोगेमी, और एक अनोन्मिल्यता क्लिस्टोगेमी। इसका इंग्लिश वर्ड होता है क्लिस्टोगेमी। तो ये वाले जो इंग्लिश वर्ड है ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी दोनों जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो अपन स्वपरागण के लिए कितनी कंडीशन पढ़ोगे आप? 3 कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे। एक होती है उभयलिंगता बाइसेक्सुअलिटी। देखो उभयलिंगता बाइसेक्सुअलिटी किसे बोलते हैं कि कोई भी पादप है उस पादप पे नर उसकी उसी पादप पे, मान लो मैं कोई पादप हूँ, मेरी ये वाला ये जो फ्लोर है, एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये मान लो क्या है? नर पुष्प है, और ये क्या है? मादा पुष्प है। तो मैं क्या कहलाऊंगा? उभयलिंगी पादप कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? उभयलिंगी पादप। अब देखो इस बात को आप अपनी परिभाषा के रूप में कैसे दोगे कि किसी पादप में एक ही पादप पे नर पुष्प और मादा पुष्प जब उपस्थित हो तो वो क्या कहलाएगा? उभयलिंगी पादप कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर एक ही पादप है, उसी पादप पे ये कोई पादप है, इसी पादप के ऊपर यहाँ पे नर पुष्प लगा हुआ है और इसी पादप पे ये मादा जननांग वाला पुष्प लगा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? इसी पे नर जननांग वाला पुष्प लगा हुआ, इसी पे मादा जननांग वाला पुष्प लगा हुआ है। तो यहाँ से जो परागकण है इस वर्ती कागज का आसानी से गिर सकते हैं। और एक ही पादप के एक पुष्प के परागण जब दूसरे पुष्प उसी पौधे पे गिर रहे हैं तो उसे आप क्या बोलोगे? स्वपरागण बोलोगे। इसका मतलब है कि अगर उभयलिंगता होगी, बाइसेक्सुअलिटी होगी, तो स्वपरागण की क्रिया होगी। अब देखो दूसरी कंडीशन ये आती है कि उभयलिंगता में अपन देखें द्विलिंगी पुष्प होते हैं। कौन से पुष्प होते हैं? द्विलिंगी। एक द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है कि वो पुष्प जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पुष्प में हो, कि नर जनन अंग भी उसी पुष्प में हो और मादा जनन अंग भी उसी पुष्प में हो। अगर नर जनन अंग भी उसी पुष्प में है और मादा भी उसी में है तो उसमें स्वपरागण होने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि यहाँ से परागकण निकलकर ये कोई पुष्प है, ये वाला नर जनन है और ये मादा वाला पार्ट है, तो यहाँ से परागकण निकल के यहाँ से आसानी से गिर सकते हैं। तो स्वपरागण की क्रिया यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर उभयलिंगता पौधे में देखने को मिलेगी, अगर द्विलिंगी पुष्प देखने को मिलेंगे तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? स्वपरागण की क्रिया होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप लिखोगे कैसे कि एक ही पादप पे जब नर जननांग पुष्प और मादा जननांग पुष्प उपस्थित हो या द्विलिंगी पुष्प हो, द्विलिंगी यानी एक ही पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग उपस्थित हो, तो ऐसे पादपों ऐसे पुष्पों में स्वपरागण होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे पादपों में परागण होगा, वो कौन सा होगा? स्वपरागण होगा। समझ रहे हो? अब देखो दूसरी बात करें अपन समकाल पक्वता। सम का अर्थ होता है समान, काल का अर्थ होता है समय, पक्वता का अर्थ होता है परिपक्वन का, कि परिपक्वन का जो समय है वो क्या हो? समान हो। इसे बोलते हैं यहाँ पे होमोगेनी। अब किसका परिपक्वन का समय समान हो? कि ये जो है वो उसको बोलते हैं परागकोश, इसे बोलते हैं अपन परागकोश और इसे बोलते हैं व्रती काव्य।
इसे बोलते हैं परागकोश और इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। अगर किसी भी पुष्प में ये जो परागकोश है और वर्तिकाग्र है, दोनों के परिपक्व होने का समय अगर सेम हो, अगर दोनों का समय समान हो कि जब परागकोश परिपक्व हो रहा है उसी समय क्या हो रहा हो, वर्तिकाग्र भी परिपक्व हो रहा हो, तो दोनों एक साथ परिपक्व हो रहे, एक साथ परिपक्व हो रहे, तो जैसे ही यहाँ पर इसका स्फुटन होगा, यहाँ से परागकण निकलेंगे, तो ये परागकण ग्रहण करने के लिए तैयार है कि कोई परागकण मेरे ऊपर आए और मैं उसे ग्रहण करूं और बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनाऊं, और यहाँ से ये परिपक्व तैयार है कि मैं जल्दी से फट के मेरे परागकण यहाँ गिरे और परागण की क्रिया संपन्न हो। समझ रहे हो? तो ये तो परागकण लेने के लिए तैयार है और ये परागकण देने के लिए तैयार है, दोनों ही एक साथ तैयार हैं, तो परागण की क्रिया आसानी से हो जाएगी। कौन सा परागण होगा, उसी पुष्प या उसी वर्तिकाग्र पे गिर रहा है, तो कौन सा होगा, समपरागण होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो समकालपक्वता का मतलब इसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमोगेमी। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि होमोगेमी क्या है, तो आप क्या बताओगे कि किसी पुष्प की परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों के परिपक्वन का समय अगर समान हो तो उसे कहा जाता है होमोगेनी कहा जाता है। अगर परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों के परिपक्वन का समय समान है तो वर्तिकाग्र परागकण ग्रहण करने के लिए तैयार है और परागकोश वो परागकण छोड़ने के लिए तैयार है, तो यहाँ से परागकण आसानी से निकलकर वर्तिकाग्र पे चले जाएंगे और होने वाली परागण की क्रिया कौन सी होगी, स्वपरागण होगा। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि होमोगेमी में कौन सा परागण संपन्न होता है, तो होमोगेमी जब आप ये नहीं जान पाओगे कि होमोगेमी है क्या, तो फिर आप परागण के बारे में बता सकते हो क्या, नहीं ना, तो आप क्या जानते हो होमोगेमी के बारे में कि किसी पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र का परिपक्वन का समय अगर समान है कि वर्तिकाग्र परागकण लेने के लिए तैयार है, परागकोश देने के लिए तैयार है, तो स्वपरागण आसानी से हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तीसरी अपना पॉइंट आता है अनुन्मीलता। अनुन्मीलता को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। अब देखो कल भी पढ़ा था अपने अनुन्मीलता के बारे में। अनुन्मीलता क्या होती है कि ये कोई पुष्प है, अनुन्मीलता क्या होती है कि वो पुष्प है और इसी में नर जनन भी है और मादा जनन भी है, दोनों है, लेकिन ये पुष्प क्या है, बंद है, ढका हुआ है, अभी ये क्या करेगा, खिला नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो भी उसको बोलते हैं अपन अनुन्मीलता बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपने को पूछे अनुन्मीलता क्या था, अपन क्या बोलेंगे कि अगर किसी भी पुष्प का परागकोश और वर्तिकाग्र अगर किसी आवरण से ढका हो या परागकोश और वर्तिकाग्र किसी आवरण से ढका हो या फिर पुष्प बंद हो, खुला ही नहीं, पुष्प क्या हो, बंद हो। अगर पुष्प बंद होगा तो जब ये परिपक्व होगा और ये भी परिपक्व होगा, ये परागकण लेने के लिए तैयार होगा और ये परागकण देने के लिए तैयार होगा। अब ये बंद पड़ा तो परागकण इधर उधर तो बिखरेंगे नहीं, परागकण सीधे के सीधे कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र पे जाएंगे और वर्तिकाग्र पे उसी पुष्प के जा रहे हैं, तो कौन सा परागण हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है। इसका मतलब क्लिस्टोगेमी में भी कौन सा परागण होगा, स्वपरागण होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तीन पॉइंट थे, आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वपरागण क्या है, तो अपन क्या बोले कि किसी पुष्प के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पे गिरे या एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे, तो वो क्या है, स्वपरागण। स्वपरागण के लिए कौन सी अनुकूल परिस्थिति होंगी कि तीन कंडीशन होती है, एक उभयलिंगता होती है। उभयलिंगता का मतलब एक ही पौधे में नर पुष्प और मादा पुष्प एक साथ हो, तो नर पुष्प से परागकण मादा पे गिर सकते हैं, तो स्वपरागण होगा। पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी का मतलब एक ही पुष्प में नर जननांग भी हो और मादा जननांग भी हो, तो उनमें स्वपरागण आसानी से होगा। दूसरी बात समकालपक्वता यानी होमोगेनी। तो समकालपक्वता का मतलब है कि परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों के परिपक्वन का समय क्या हो, अगर समान हो, इक्वल हो और वर्तिकाग्र परागकण लेने के लिए तैयार है और परागकोश देने के लिए तैयार है, तो ये परागकण वर्तिकाग्र पे गिरते ही परागण की क्रिया हो जाएगी, तो कौन सा होगा, स्वपरागण होगा। तीसरी बात होती है अनुन्मीलता या क्लिस्टोगेमी। अनुन्मीलता का मतलब है
कि पुष्प क्या हो, बंद हो, और उसी के अंदर क्या हो, परागकोश हो, उसी में वर्तिकाग्र हो। जब परागकोश परिपक्व होगा, वर्तिकाग्र भी परिपक्व होगा, तो परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पे गिरते ही क्या होगा, स्वपरागण कंप्लीट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 3 पॉइंट है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि स्वपरागण के लिए कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां होंगी या युक्तियां होंगी जो स्वपरागण दर्शाएंगे। तो कौन सी होगी, बाइसेक्सुअलिटी होगी, होमोगेमी होगी और क्लिस्ट्रोगेमी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो आगे का पॉइंट अपन स्टार्ट करें। स्वपरागण के बाद में देखो अपन ने पढ़ा था परपरागण। क्या पढ़ा था? परपरागण। अपन ने पढ़ा था परपरागण। परपरागण का मतलब है कि एक पुष्प के परागकण उसी जाति का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लौकी के परागकण भिंडी पे गिर जाए तो भिंडी पैदा हो जाएगी या लौकी लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मतलब लौकी जो है, लौकी के परागकण लौकी के दूसरे पौधे के पुष्प पे गिरे, या भिंडी है तो एक भिंडी के पौधे के परागकण दूसरे भिंडी के पौधे पे गिरे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अपन क्या बोलेंगे उससे, परपरागण। परपरागण का मतलब है कि एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे, उसमें तो सेम पौधा आ रहा था, किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पे गिरी तो वो क्या कहलाएगा, परपरागण कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या कहलाएगा, परपरागण। अब यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि स्वपरागण और परपरागण में डिफरेंट क्या है, तो आप क्या बताओगे कि स्वपरागण की क्रिया एक ही पौधे में होती है, परपरागण की क्रिया दो पौधों के बीच होती है। समझ रहे हो मेरी बात? स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी में होती है, परपरागण एक लिंगी पुष्प होगा तभी तो दूसरे पे गिरेंगे, वरना तो उसी पे गिर सकता है। तो इसके लिए एक लिंगी पुष्प होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो कि परपरागण के लिए भी अपन कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे कि उन कंडीशंस में ही परपरागण की क्रिया होती है। तो अपना पॉइंट क्या होगा कि परपरागण के लिए अनुकूलन या युक्तियां। परपरागण के लिए अनुकूलन युक्तियां। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जो परपरागण की क्रिया के लिए आवश्यक होंगी? तो देखो कुछ पॉइंट है, इनमें भी कुछ पॉइंटों के तो इंग्लिश वर्ड यूज में करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहला पॉइंट होता है संबंधितता। संबंधितता। अब देखो संबंधितता का मतलब क्या होता है, सव खुद और बंधिता यानी बंधे कि खुद के प्रति ही बंधे हो जाना। जैसे अपन ने पढ़ा कि ये वर्तिकाग्र है और इस वर्तिकाग्र पे यहाँ पे परागकोश है और इस परागकोश के स्फुटन से यहाँ से परागकण इस पे गिर जाए और यहाँ क्या हो, अंकुरण की क्रिया हो। अंकुरण की क्रिया हो तो परागनली निकल जाए, परागण संपन्न हो रहा है। लेकिन संबंधितता का मतलब क्या है कि अगर उसी पुष्प की या उसी पौधे के किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी पुष्प पे गिर जाए तो वहां पर परागकणों का क्या नहीं होता है, अंकुरण नहीं हो पाता है। परागकणों का क्या नहीं हो पाता है, अंकुरण नहीं हो पाता है। और परागकणों का अंकुरण नहीं होगा तो परागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी, और परागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, स्वपरागण नहीं होगा। स्व नहीं होगा तो कौन सा होगा, पर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो संबंधितता का मतलब है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एक होता है अंगूर, खूब खाते हो, काफी शौक से खाते हो। एक होती है राखी बेल, जैसे अंगूर है, राखी बेल है, ये ऐसे पौधे हैं कि एक पौधे के कोई भी पुष्प लगा हुआ है, उस पुष्प के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पे गिर जाए या फिर उस पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर जाए तो वो अपने ही परागकणों के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। कि अपने ही परागकणों के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। अगर खुद के परागकण गिर भी जाते हैं तो उन परागकणों में क्या नहीं हो पाती है, अंकुरण की क्रिया नहीं हो पाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है संबंधितता। अब खुद के परागकणों में अंकुरण की क्रिया नहीं हो पाएगी तो परागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी, तो स्वपरागण संपन्न नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, किसी दूसरे पौधे के परागकण यहाँ गिरेंगे
तो परागण की क्रिया संपन्न होगी, और दूसरे पौधे के गिर रही हैं तो कौन सा परागण होगा? पर परागण होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो पर परागण के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? सौबंधता होती है। पौधों में क्या पाई जाती है? सौबंधता। सौबंधता का मतलब है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे अंगूर है, राखी बेल है, अंगूर है, राखी बेल है। इन पौधों में क्या होता है कि एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे गिर जाते हैं तो वो अपने ही परागकणों के प्रति क्या होते हैं? उदासीन होते हैं कि उन परागकणों का अंकुरण नहीं होगा। जब बढ़ती कागज पे उनका अंकुरण नहीं होगा तो उसे बोला जाता है सौबंधता। और सौबंधता की स्थिति में कौन सा परागण संपन्न होता है? पर परागण संपन्न होता है। समझ गए होंगे आप। अपना नेक्स्ट पॉइंट होता है एक लिंगता। क्या होता है? एक लिंगता। अगला पॉइंट है अपना एक लिंगता, और उसमें क्या था? उभय लिंगता। एक लिंगता। एक लिंगता का मतलब ये है कि एक पुष्प के अंदर एक ही जनन अंग प्रेजेंट हो। या तो नर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? मादा हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि एक पुष्प के अंदर एक ही जनन अंग उपस्थित होगा, या तो नर होगा या फिर मादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अपन पढ़ा था कि पपीता होता वो एक लिंगाश्रयी होता है, एक लिंगी पौधा होता है। तो उसमें जैसे कोई नर पौधा है, नर पुष्प लगा है, कोई मादा पुष्प लगा है, तो एक पौधे के नर पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के मादा की वर्ती कागज पे गिरेंगे तो उनमें क्या होगा? परागण की क्रिया संपन्न होगी। तो वो क्या होगी? एक लिंगता बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एक लिंगता। एक लिंगता का मतलब एक पुष्प में एक ही जनन अंग का उपस्थित होना क्या कहलाता है? एक लिंगता। और एक लिंगता की स्थिति में कौन सा परागण संपन्न होता है? पर परागण संपन्न। देखो एक अपन कल एक और भी पढ़ा था कि कभी कभी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही पौधे के ऊपर नर पुष्प भी लग जाता है और मादा पुष्प भी लग जाता है। अब एक ही पौधे पे नर पुष्प भी लग गया, मादा भी लग गया, तो इस नर के परागकण मादा पे गिर जाएंगे तो परागण की क्रिया संपन्न होगी। अब ये तो पौधा एक ही था, लेकिन अपन ने उसको क्या बोला था कि इसमें आनुवांशिक रूप से तो स्वपरागण होता है, लेकिन क्रियात्मक रूप से कौन सा पढ़ा था? पर परागण पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अगर एक लिंगता की कंडीशन होगी तो परागण की क्रिया कौन सी होगी? पर परागण होगा। समझ रहे हो मेरी बात? कौन सा परागण होगा? पर परागण होगा। एक होती है भीमकाल पक्वता। अगला पॉइंट अपना क्या है? भीमकाल पक्वता। देखो स्वपरागण में तो अपन ने पढ़ा था कि समकाल पक्वता। सम का मतलब था समान, कि जो पराग कोश है, और एक होती है वर्ती कागज। एक होता है पराग कोश और एक होता है वर्ती कागज। अगर पराग कोश और वर्ती कागज दोनों का परिपक्वन अगर एक साथ हो रहा है तो वो तो थी समकाल पक्वता, उसमें तो स्वपरागण हो रहा था। अगर पराग कोश का स्फुटन मान लो पहले हो जाए और वर्ती कागज का स्फुटन हुआ ही नहीं है अभी, तो अगर ये परागकण यहाँ गिरेंगे तो क्या इनमें परागण की क्रिया संपन्न हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये परागण लेने के लिए क्या नहीं है? तैयार ही नहीं है। समझो मेरी बात? तो इनका परिपक्वन क्या हो गया? अलग अलग हुआ। या फिर वर्ती कागज तो क्या है कि परागकण लेने के लिए तैयार है, लेकिन अभी उस पुष्प के परागकोश का क्या नहीं हुआ है? परिपक्वन नहीं हुआ, तो ये परागकण देने के लिए तैयार नहीं है। अब परागकण देने के लिए तैयार नहीं तो वर्ती कागज पे फिर परागकण आएंगे कहां से? किसी दूसरे पौधे से आएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? कि परागकोश और वर्ती कागज दोनों का परिपक्वन एक साथ नहीं है। ये परागकण लेने के लिए तैयार है, ये देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर यहाँ पर परागकण आएंगे कहां से? किसी दूसरे पौधे से आएंगे, और दूसरे से आएंगे तो कौन सा परागण होगा? पर परागण होगा। समझ रहे मेरी बात? तो भीमकाल पक्वता का मतलब क्या है कि किसी पौधे। अब देखो भीमकाल पक्वता अपन ने पढ़ ली कि परागकोश जो है और वर्ती कागज है, दोनों का अगर परिपक्वन का समय अगर अलग अलग है
तो यहाँ से परागकण यहाँ नहीं पहुंचेंगे, अगर पहुंचेंगे तो ये परागकण लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उस कंडीशन में कौन सा परागण होगा, पर परागण होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अपना आगे का टॉपिक होता है अवरुद्ध परागणता, यानी जिसे बोलते हैं हाइपोगेमी। क्या बोलते हैं, अवरुद्ध परागणता, अवरुद्ध परागणता। इसका जो इंग्लिश जो वर्ड होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं हाइपोगेमी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे हाइपोगेमी। तो आपसे हिंदी वर्ड कोई नहीं पूछता, अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अवरुद्ध परागणता क्या है तो कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा होता है, हाइपोगेमी होता है, तो आपसे इंग्लिश में हाइपोगेमी ही पूछा जाएगा। अब अवरुद्ध परागणता का मतलब है कि देखो परागण की क्रिया एक तो वर्तिकाग्र के बीच संपन्न होती है, एक तो वर्तिकाग्र पार्टिसिपेट करता और एक करता परागकोश, एक तो वर्तिकाग्र और एक परागकोश, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब अवरुद्ध परागणता हाइपोगेमी का मतलब क्या है कि वर्तिकाग्र और परागकोश दोनों के बीच में क्या कोई अवरोध आ जाए, क्या हो जाए, कोई अवरोध पैदा हो जाए, कोई रुकावट पैदा हो जाए, कोई दिक्कत पैदा हो जाए, कोई समस्या पैदा हो जाए, तो इसके जो परागकण, परागकोश के जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पे नहीं जा पाएंगे। इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोगेमी। क्या बोलते हो, हाइपोगेमी। तो हर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइपोगेमी क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो पुष्प है, पुष्प के एक ही पुष्प का जो वर्तिकाग्र है और परागकोश है, दोनों के बीच क्या आ जाता है, कोई अवरोध, कोई संरचनात्मक अवरोध पैदा हो जाए, कोई उनकी आकृति में अंतर आ जाए, तो उसे बोलते हैं हाइपोगेमी। अब देखो ये अवरोध कैसे आ सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पुष्पों की जो वर्तिकाग्र होती है ना, ये वर्तिका, ये डंठल, ये वर्तिका तो क्या हो जाती है, ये लंबी हो जाती है, लेकिन जो परागकोश का जो पूतंतु है वो क्या रह जाता है, छोटा रह जाता है। कि कभी कभी पुष्पों में क्या हो सकता है कि इसका वर्तिका वाला भाग लंबा हो जाता है, वर्तिका वाला भाग अगर लंबा होगा तो वर्तिकाग्र भी क्या होगी, ऊपर निकल जाएगी, लेकिन जो पुंकेसर वाला पार्ट है वो छोटा रह जाता है। अब यहाँ से इसका स्फुटन होगा, परागकण निकलेंगे तो यहाँ पर पहुंच सकते हैं क्या, नहीं पहुंचेंगे। तो उस कंडीशन में भी क्या होगी, हाइपोगेमी पैदा हो रही है, अवरोध पैदा हो रहा है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कुछ पौधों में ये तो छोटा रह गया लेकिन ये वाला पार्ट लंबा हो गया। अब लंबा हो गया तो कुछ पौधों में क्या होता है कि ये जो परागकोश है ना, परागकोश का स्फुटन इस प्रकार से होता है, इतनी स्पीड से इस प्रकार फटता है कि परागकण उछल के दूर दूर गिर जाते हैं। अब परागकण उछलेंगे, उछल के दूर दूर गिरेंगे तो वर्तिकाग्र तो उसके पास थी, वहां तो गिर ही नहीं गिर रहे, तो परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कलिहारी, जो कलिहारी जो पादप होता है उसमें क्या होता है कि जो पराग जो कोश है, उस परागकोश का जो परिपक्व होने के बाद जब स्फुटन होगा वो फटेगा, तो इतने स्पीडली फटता है कि परागकण है ना फटते ही तेजी से उछल के क्या होते हैं, दूर दूर जाके गिर जाते, जबकि वर्तिकाग्र तो उसके पास थी। अब परागकण उछल के दूर गिर गए तो वर्तिकाग्र पे पहुंचे नहीं तो स्वपरागण नहीं हो पाया, तो कौन सा परागण होगा, पर परागण होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो हाइपोगेमिया अवरोध परागणता किसे बोलते हैं कि किसी पुष्प की परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच क्या आ जाता है, कोई संरचनात्मक अवरोध पैदा हो जाता है। उस संरचनात्मक अवरोध पैदा होने के कारण परागकोश के जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पे नहीं पहुंच पाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। अगला पॉइंट होता है विषम वर्तिकाग्र। क्या होता है, विषम वर्तिकाग्र। अब देखो कि जो विषम वर्तिकाग्र ये क्या होता है कि कुछ पौधों में तो देखो ये वाला पार्ट, वर्तिका वाला पार्ट लंबा हो गया और पुंकेसर छोटा रह गया, स्त्रीकेसर बड़ा हो गया, पुंकेसर छोटा हो गया। कुछ में क्या होता है कि स्त्रीकेसर छोटा रह जाता है और पुंकेसर बड़ा हो जाता है। तो बड़े स्त्रीकेसर पे छोटे पुंकेसर के परागकण नहीं पहुंचेंगे और छोटे स्त्रीकेसर पे बड़े पुंकेसर के परागकण नहीं पहुंचेंगे।
अब पराग को जो आपका पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर स्त्री केसर बड़ा है पुंकेसर छोटा है तो भी पराग पर नहीं पहुंचेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। और अगर स्त्री केसर छोटा है पुंकेसर बड़ा है तो भी पराग पर नहीं पहुंचेंगे। क्या होता है कि समान स्त्री केसर समान पुंकेसर के परागकणों को ही ग्रहण करे तो स्वपरागण होगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस कंडीशन में भी ये बड़ा हो जाए या ये छोटा रह जाए या ये छोटा हो जाए ये बड़ा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है। कौन सा परागण होगा, पर परागण, तो उसे बोलते हैं विषमवर्ती कात्व। विषमवर्ती कात्व का मतलब है कि पुष्प के नर जनन अंग और मादा जनन अंग के आकार में क्या आ जाना, भिन्नता आ जाना, कि आकार का छोटा बड़ा हो जाना क्या कहलाता है, विषमवर्ती कात्व कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात, कि छोटा जो स्त्री केसर है वो छोटे पुंकेसर के परागकण लेता है और बड़ा जो स्त्री केसर है वो बड़े पुंकेसर के परागकणों को ही लेता है। तो वो कंडीशन क्या है, विषमवर्ती कात्व है। समझ गए मेरी बात। तो ये परपरागण की क्रिया क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि देखो परपरागण क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण कोई दूसरे पौधे के पुष्प पे गिर रहे उसी जाति का हो तो वो क्या कहलाएगा, परपरागण। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, एक तो थी स्वबंधितता, कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने ही परागकणों के प्रति क्या होते हैं, बंधे होते हैं, कि खुद के परागकण उनके वर्ती कागज पे अंकुरित नहीं हो पाते। अब खुद के परागकण वर्ती कागज पे अंकुरित नहीं होंगे तो उनमें परागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं स्वबंधितता। समझ गए मेरी बात। एक होती है एक लिंगता, कि एक पुष्प में एक ही जनन अंग प्रेजेंट हो, समझ रहे हो मेरी बात, या तो नर अलग हो मादा, नर पादप अलग हो मादा अलग हो, तो भी कौन सा परागण होगा, परपरागण की क्रिया संपन्न होगी। एक होती है भिन्नकाल पक्वता, कि परागकोश और वर्ती कागज का अगर परिपक्वन एक साथ नहीं हो रहा है, कि मान लो ये या तो ये पहले हो रहा है ये बाद में हो रहा है, या ये पहले परिपक्व हो रहा है ये बाद में हो रहा है, तो इनके परिपक्वन में क्या आ रही है, भिन्नता आ रही है। और अगर परिपक्वन में भिन्नता आएगी तो भी क्या होगा, परपरागण होगा। एक होती है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब क्या होता है कि परागकोश और वर्ती कागज के बीच कोई संरचनात्मक अवरोध पैदा हो जाए। संरचनात्मक अवरोध का मतलब है कि या तो इनके आकार का छोटा बड़ा हो जाना हो जाए, तो आकार का छोटा बड़ा हो जाना हो जाए, तो भी क्या होगा, अवरोध पैदा होगा, उसी बोलते हैं हाइपोगेमी। एक होता है विषमवर्ती कात्व। विषमवर्ती कात्व का मतलब है कि समान जो स्त्री केसर है समान पुंकेसर के परागकणों को ही लेता है। अगर स्त्री केसर छोटा है तो छोटे पुंकेसर के परागकणों को लेगा, अगर स्त्री केसर बड़ा है तो बड़े पुंकेसर के परागकणों को लेगा, तो उसे बोला जाता है विषमवर्ती कात्व। समझ गए मेरी बात। तो परपरागण के लिए कौन से अनुकूलन होते हैं, स्वबंधितता होगी तो भी परपरागण होगा, एक लिंगता होगी तो भी परपरागण होगा, भिन्न काल पक्वता होगी तो भी परपरागण होगा, और हर्कोगेमी होगी या फिर विषमवर्ती कात्व तो भी होगा। समझ गए मेरी बात। आज के लिए फिर इतना ही, समय हो चुका है। ओके बाय, अब कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।